हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं विजय कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। मैं अगला सेशन आप लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण होने वाला है जो अभी रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उनके लिए ये रामबाण का काम करेगा क्योंकि ये पॉलिटी में हम उन सभी क्वेश्चन को लिए हैं जो संविधान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से कुछ मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसी से मैंने इसे सिलेक्ट किया है। तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। आप वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच इसे शेयर करें। तो देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए ये प्यारा सा सेशन लाया हूँ। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपको तो दिख ही रहा होगा, जो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या और चीज़ हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। इसमें बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, आप लोग कोशिश कीजिए हमसे पहले आंसर करने का। वैसे तो आंसर यहाँ दिया हुआ है, आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। बोला गया है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपको पता होगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, भारत का मैग्ना कार्टा मतलब किसे कहा जाता है, किस भाग को कहा जाता है। तो वो भाग 3 को बोला जाता है ना, मैग्ना कार्टा। और भाग 3 में आपको क्या मतलब भाग 3 में क्या है वैसे आपको पता होना चाहिए, है ना। टोटल सभी भाग के बारे में इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में मेंशन किया है। तो भाग 2 में क्या किया है, तो उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 4 में क्या किया है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से कई बार ऐसे पूछा जाता है कि भाग 4 में किसके बारे में चर्चा किया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही कभी कभी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही भाग से रिलेटेड। वो पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य जो है सो किस भाग में शामिल है। तो मूल कर्तव्य जो है सो भाग 4 का ही क वाले हिस्से में जो है सो वो शामिल है। तो ये सब आपको पहले से पता होनी चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वो है संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। अभी हमने मेंशन किए थे कि भाग 3 जो है सो किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसके बाद नागरिकता किससे संबंधित है, किस भाग से संबंधित है, तो नागरिकता 2 से संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य मैंने अभी भी आपको बताया था, मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, तो वो भी हम लोग का जो है सो 4 का क वाले हिस्से में ये संबंधित है उसी से। उसके बाद एक है संघ के राज्य क्षेत्र जो दिया हुआ है। तो वैसे तो हमने संघ के राज्य क्षेत्र जो है सो ये किस में होगा, तो आपको पता होना चाहिए भाग 8 में ये है, इसके बारे में बताया गया है। संघ के राज्य क्षेत्र किस में है, तो ये भाग 8 में है। कोई और आप जैसे हम आपसे पूछते हैं कि भाग 20 में, जो काफ़ी बार पूछा गया है, भाग 20 में कौन सा मतलब क्या चीज़ के बारे में बताया गया भाग 20 में। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत जाके पहले उसे कमेंट में लिखें कि क्या होता है। उसके बाद वैसे भी मैं इसे, अगर आपने आंसर दे दिए हैं तो मैं चाहता हूं कि मैं बता भी दूं आपको कि भाग 20 में जो है ना सो संविधान संशोधन के बारे में दिया है। अच्छा, संविधान संशोधन के बारे में किस अनुच्छेद में दिया है आपको पता होना चाहिए। तो संविधान संशोधन 368 में दिया गया है ना। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको पता होने चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरा में। तो दूसरा में क्या है, बोला गया है संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। तो मौलिक अधिकार पता होगा आपको, मौलिक अधिकार किससे है। वैसे तो हम लोग भाग का भी जिक्र किए थे कि मौलिक अधिकार किससे संबंधित है। तो मौलिक अधिकार वैसे भाग 3 में है, अभी हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे पूछा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर के 35 तक है। ये मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 1 में था और उसका भी सबका अनुच्छेद होता है, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इससे एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 हैं। पहले ये 7 हुआ करता था और उसके बाद एक अधिकार को हटा दिया गया।
आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कब हटाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा वो हटाया गया था मौलिक अधिकार को। वैसे मौलिक अधिकार जो है सो एक जो हटाया गया था, यानी कि 7 में से अभी 6 जो रहा, तो एक हटाया था वो था संपत्ति के अधिकार को, और उसे हटा दिया गया था। तो आप बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकता की मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो कुल कितने मौलिक अधिकार, शुरुआत में कितने अधिकार थे, तो 7 थे, बाद में एक हटा दिया गया है ना। तो इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वैसे कई बातें हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग का संविधान जो बना था वो कई दूसरे देशों से, मतलब उससे कंस्टिट्यूएंट से चूज़ करके बोला जाता है, मतलब इसको बनाया गया है। तो कई बार तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी ने संविधान के बारे में ये कहा कि ये एक भिक्षा मांग के तैयार किया गया एक ये है, तो उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर में किसने ये बात कही थी। और भी संयुक्त राज्य अमेरिका से, चलिए ये तो समझ में आ गया कि हम लोग को मौलिक अधिकार मिला था। अब ब्रिटेन से जैसे हम लोग को मिला है संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, है ना, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है, पता होना चाहिए आपको। आयरलैंड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है वो कहाँ से लिया गया था। तो आयरलैंड से वो लिया गया था, आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, क्या आपको पता है। तो हम आपको रिवीजन करा देता है कि प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है या उसके शक्तियों का जो विभाजन हुआ है, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या आपको और कुछ रिवीजन कराते हैं, जैसे जर्मनी से क्या लिया गया है, क्या आपको पता है। तो वो है आपातकाल में प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां जो है सो जर्मनी से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, ये कनाडा से लिया गया है। रसिया से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य शुरुआत में नहीं हम लोग के कंस्टिट्यूएंट था, बाद में इसे जोड़ा गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जो है सो मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जोड़ा गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है सो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। तो इतनी सारी बात हुई, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो कौन अधिकार नहीं, जैसे शिक्षा का अधिकार है, बिल्कुल है। उसके बाद भाषण का अधिकार स्वतंत्र है, ये इसका भी स्वतंत्रता है कि आप बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। जीवन का अधिकार है, बिल्कुल। और ये सूचना का अधिकार जो है सो नहीं है, मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार में शामिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर में, जिसका क्वेश्चन है कि भारत में से कौन से मूल अधिकार जो राष्ट्रीय आपात के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। तो कौन सा अधिकार है, तो वो 20 और 21 जो है सो कभी भी ये राष्ट्रीय आपात के दौरान भी समाप्त नहीं होते हैं ना। बाकी सब राष्ट्रीय आपात अगर पड़ता है तो वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान में उद्घोषित मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को उतना पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के बहुत कोई इसको टिक मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के पास भी इसका शक्ति नहीं है। संशोधन की शक्ति जो है सो संसद के पास है, ठीक है, यानी कि कार्यपालिका एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किस पर है, तो मौलिक अधिकार ये उच्च न्यायालय पर भी है। उच्च न्यायालय लें, और बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको कहते हैं, और हाई कोर्ट, ये दोनों के पास ये है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है कि मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है। तो कौन कर सकता है मौलिक अधिकार का निलंबन, तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं ना, राष्ट्रपति आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो
14 से लेकर के 18 के बीच जो है सो ये समानता के बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, वो है अनुच्छेद 23 और 24 में नागरिक के किस अधिकार को वर्णित करता है। 23 और 24 में किस अधिकार के बारे में वो वर्णित करता है, क्या आप बता सकते हैं या आपको पता है तो बताइए किसके बारे में वो वर्णित करता है। तो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि सबसे पहले तो देखिए अनुच्छेद के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास उसका नॉलेज है तो कई क्वेश्चन आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है, और अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगा। वैसे पहले भी हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 21 के बारे में जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते वो भी पढ़े थे, है ना। 20 और 21 कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इमरजेंसी लगेगी तब भी। तो वो 20 में क्या था, तो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये कानून है, मतलब अनुच्छेद 20 में है ना, 20 में वो चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये सब ना कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता, ना कि मूल अधिकार ये सब जो है सो अपना कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे इमरजेंसी भी आ जाए, राष्ट्रपति भी इसको हटा नहीं सकता। उसके बाद है अभी आया था जैसे अनुच्छेद 22 के बारे में, या अनुच्छेद 21 का क जो है ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। 21 का जो क होता है ना, क वाले हिस्से में वो बताया गया है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चे को जो है सो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। और वो 86 जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसी के द्वारा इसे अप्लाई किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं कि 23 वाले में क्या है। तो 23 वाले का भी हम लोग जिक्र कर सकते हैं कि 23 में ना मानव के बोला गया है कि दुर्व्यापार और बलात् श्रम का जो प्रतिषेध है, इसके बारे में अनुच्छेद ये 23 में बताया गया है। और 24 में जो है अनुच्छेद का वो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। तो इतनी सी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अनुच्छेद 23 से 24 नागरिक के किस अधिकार को वर्णित करता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही सब के बारे में, मतलब शोषण के विरुद्ध में अधिकार, इसी के बारे में बताया गया। हम 23 में बताएं कि क्या था, 24 में भी बता चुके हैं कि क्या था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बोला गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायक सत्ता का संपूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो वो अनुच्छेद 14 में लगाता है। क्या अनुच्छेद 14 के बारे में आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या था। तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता, है ना। इसका विधि के समक्ष समानता, इसका क्या मतलब हो सकता है, तो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा, ये अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि आप बता सकते हैं। तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव या किसी तरह का निषेध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या करता है, तो इसका कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब अगर कोई वैकेंसी है तो वो सभी के लिए समान है, किसी के लिए पक्षपात नहीं होगा। अनुच्छेद 17 में क्या कहता है, तो इसमें अस्पृश्यता का अंत आने की कह सकते हैं कि एक तरह से छुआछूत जो पहले चलता था उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया था, ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है, ठीक है। तो इतनी सी थी, काफ़ी इसका पोस्टमार्टम कर दिया मैंने हर चीज़ के बारे में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जोड़ें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए अच्छे चीज़ अवेलेबल करा सकें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, वो है भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया जाता है किसमें। तो अभी हमने चर्चा किया कि 16 में जो है सो ऐसा किया जाता है। यहाँ पे देखिए 18 के बारे में, अनुच्छेद 18, उसमें क्या बताया गया है, तो उपाधियों का अंत कर दिया गया किसमें, अनुच्छेद 18 में। उसमें बोला गया था कि पहले बहुत सारा को कोई उपाधि दिया जाता था, जैसे शेर शाह का उपाधि, तो कई आपने पढ़ा होगा इतिहास में, है ना। तो वो सब का अंत कर दिया गया। अब कुछ ही पार्टिकुलर जैसे सेना में कमांडर वगैरह ये सब को उपाधि वाला कुछ टाइटल दिया जाता है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उन लोग के लिए, बाकी किसी के लिए कोई विशेष जो है सो टाइटल नहीं दिया जाता है, तो उसी को इसमें अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 के द्वारा क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 19 जो है सो स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करता है, और 19 में बहुत सारा हिस्सा अलग अलग बांटा गया है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। खैर इतना आप रखिए कि 19 में जो है सो क्या बताया गया, स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा 19 का ए में ही ना
प्रेस स्वतंत्रता का वर्णन भी किया गया है। तो कभी कभी पूछा जाएगा कि प्रेस स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में बताया गया, तो वो इसी में होगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, उसमें है कि बोला गया है कि अनुच्छेद 19 किसने प्रकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो कितने प्रकार के, तो याद रखिएगा इसमें 6 प्रकार के जो है सो इसे अनुच्छेद 19 में इतना प्रकार के स्वतंत्रता का दिया जाता है। ये 6 प्रकार का कहने का मतलब होता क्या है कि देखिए 19 है ना, तो 19 का एक तो 19 हुआ ही कि मूल संविधान में वैसे 7 तरह के पहले थे, अब 6 हैं, तो उतना सारा था, बाद में एक को हटा दिया गया था। तो इसमें ए रहता है 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, ऐसे करके ये चलते रहता है। और संपत्ति का अधिकार को जो है सो हटा दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार ना 19 का एफ वाले जो है सेक्शन में था, संपत्ति का अधिकार। हमने पूछा था आपसे कि किस संविधान द्वारा हटाया गया था, तो अगर आपने अभी तक बता दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। ये 44 जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें इसको संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। और ये कब हुआ था संशोधन, तो 1979 के द्वारा ये संविधान संशोधन हुआ था और उसी में से हटाया गया। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अभी हमने जिक्र किया था अनुच्छेद 19 ही है जो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अच्छा, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अभी बताए थे। अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसके बारे में बताया गया था। 21 का क में जो था सो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। 22 में क्या था, तो कुल दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के बारे में, तो इसके बारे में जिक्र था। आप हमसे जुड़ेंगे तो सारा चीज़ मैं यहीं का यहीं याद करा दूंगा, इतने बार उस बात को मैं बोलूँगा ताकि आपके दिमाग में अपने आप ये सेट हो जाए, तो आप उसका टेंशन ना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें दिया है कि 18 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जो है सो अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। तो वो अनुच्छेद 20 में बोला गया है कि अनुच्छेद 20 का कहना रहता है कि इसके तहत 3 प्रकार का जो है सो स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, ये पहला है। दूसरा है कि बोला गया है कि अपराध करने का समय जो कानून है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी कभी किसी का मर्डर कर दिया था और मान लीजिए उस समय उसका था सजा अगर उम्र कैद, तो अभी और बाद में उसे संशोधन करके मौत की सज़ा दे दिया गया था। ऐसा नहीं कि बाद में बोलेगा अब इसका कानून जो है सो मौत की सज़ा हो चुकी है तो आपको मौत मिलेगा, ऐसा नहीं। जब वो जो क्राइम किया था उस समय जो सज़ा था वही उसे मिलेगा। और तीसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये 20 में जो है सो 1, 2 और 3, ये 3 ठो जो है सो स्वतंत्रता दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें बोला गया है कि 86 जो संविधान संशोधन था, 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था। तो 86 जो संविधान संशोधन हुआ था ये 2002 में हुआ था, हमने अभी उधर चर्चा किए थे इसके बारे में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तियों के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो विदेश यात्रा के बारे में ये 21 में ही बताया गया है। 21 अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतरिक्ष उनके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसकी स्वतंत्रता वो जो करे, तो ये बात कही गई है 21 में, यानी कि विदेश यात्रा के अधिकार को भी संरक्षण इसी में किया गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 21 में 21 कहता है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 24 जो है सो इसके बारे में शोषण के बारे में बताया गया था। वैसे 21 क में भी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा के बारे में इसमें जिक्र किया गया था, है ना। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद जो 24 था वो कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में उसमें बताया गया, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये 24 अनुच्छेद कहता है। अच्छा, 23 अनुच्छेद क्या कहता है
तो मानव के जो बोला गया है कि दुर्व्यापार और बलात्सरम का प्रतिषेध के बारे में इसमें इस अनुच्छेद में बताया गया है। यानी कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया गया श्रम निषेध ठहराया गया है इसी में, और इसका उल्लेख विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। 17 में क्या किया गया है, छुआछूत के बारे में, है ना, तो ये सब भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में बोला गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, अनुच्छेद 32 का एक कोई खास बात भी है, शायद आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 1932 में संवैधानिक उपचार का अधिकार के बारे में बताया गया। ठीक है, याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह याद रखना है कि संविधान उपचारों का अधिकार जो है ना, सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान की आत्मा इसे कहा था। ठीक है, अनुच्छेद 32 को जो है सो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यानी 1900 एक्चुअली देखिए अनुच्छेद 32 में क्या है कि इसमें मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए, यानी कि उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि बचाए रखने के 5 तरह का जो है सो रीट ना जो है सो हाई कोर्ट जारी करता है। जो आपको पता होना चाहिए वो 5 रीट कौन है, तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हैबेस कॉर्पस बोला जाता है, और उसके बाद है परमादेश जिसको मैंडमस बोला जाता है इंग्लिश में। उसके बाद प्रोहिबिशन, इसको भी प्रतिषेध, ये प्रोहिबिशन भी ये तीसरा हो गया। उसके बाद उत्प्रेषण जिसको हम लोग कर्टरीज बोला जाता है, सर्टरीज, है ना। उसके बाद एक 5वां जो है सो अधिकार परीक्षा लेखन जिसको हम लोग क्यूटो वारंटो इंग्लिश में कहते हैं। तो इस सब के बारे में जो है सो 5 तरह का रीट इसी अनुच्छेद में जिक्र है। ठीक है, इसके बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, रीट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें। और नहीं तो आप हम ज़्यादा मात्रा में अगर कोई हमें कहेंगे तो मैं भी वीडियो इसके बारे में बता दूंगा। तो इसके लिए हमें सपोर्ट करें प्लीज़, और चैनल को थोड़ा हमें भी मोटिवेशन के लिए चैनल को थोड़ा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़ सकें और उसे भी इसका फ़ायदा हो। अनुच्छेद 32 के क्या कहता है, तो अभी बोला गया कि अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायालय कितने तरह के रीट जारी करता है, तो अभी हमने जिक्र किए 5 तरह का रीट, और 5 रीट का नाम अभी हमने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किए जाने वाले रीट का क्या नाम है। तो देखिए रीट जो 5 हम बताए थे, तो 5 का अपना अपना काम है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये भी रीट ही है, प्रतिषेध भी रीट है, लेकिन यहाँ पर बोला है सार्वजनिक अधिकारों को जारी किए जाने वाले रीट का क्या नाम है। तो सार्वजनिक अधिकारों, तो वो परमादेश है। ठीक है, परमादेश के बारे में इसमें बताया गया है कि परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई प्राधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई काम दिया गया और वो उस काम को ढंग से नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार के इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर जो है सो पदाधिकारी को उनके कार्य कर्तव्य का पालन करने का जो है आदेश जारी किया जाता है कि आप इस काम को जल्दी से जल्दी कीजिए। तो ये किसी व्यक्ति के प्रार्थना पर जारी किया जाता है। ये बोला जाता है कि जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया, मान लीजिए किसी आदमी को जेल घुसा दिया गया और उसको लगता है कि नहीं हमको जेल नहीं होना चाहिए था, ये लोग जबरन हमको डाल दिया है, तो बोला गया कि इसके द्वारा न्यायालय जो है सो बंदीकरण या करने वाले अधिकारी जो है सो उसको आदेश देगा कि वह बंदी बनाए उस व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित उसके सामने करे, न्यायालय के सामने, जिससे बोला गया कि न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। ठीक है, तो इसके बारे में ये बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है। और प्रतिषेध के बारे में भी बोला गया, प्रतिषेध लेख, तो यह एक आज्ञा पत्र है जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न बोला गया है कि न्यायालयों तथा अर्ध न्यायी न्यायालयों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही ना करें, मतलब कुल मिला के अपने दायरे में रह के काम करें। अगर कहीं दूसरे मामले में कोई निम्न स्तर वाला
जो है सो कोर्ट जो है सो कोई काम कर रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कहता है कि आप इस दायरे में काम ना करें, तो उसके बारे में ये प्रतिषेध वाला हिस्सा है। ठीक है। अधिकार परीक्षा ये भी एक रीट ही है। इसके बारे में बोला जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारों के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, मतलब होता है ना किसी फर्जी तरीका से कोई ऑफिसर बन गया तो एक्चुअल में तो वो उस लायक नहीं था, लेकिन किसी कारण से पैसा वैसा दे के और ये जॉब ले लिया वो, तो बोला जाता है कि तो उस समय जो है सो जब वो पकड़ा जाता है कभी तो उसको यही चीज़ अधिकार परीक्षा जो है सो उसके खिलाफ में निकाला जाता है। और तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है इस पद पर। जब तक वह इस बात का जो है संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो वह कार्य नहीं कर सकता है। तो ये अधिकार परीक्षा जो है सो इसके बारे में बताता है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 25 में बोला गया है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो ये किस संविधान संशोधन, तो 44 जो संविधान संशोधन था उसी के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो 44 संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी हमने जिक्र किए थे, ये 1979 में हुआ था, है ना। संपत्ति के अधिकार को एक तरह से समाप्त कर दिया गया था, तो वो भी था इसमें 44 संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर में। 26 में है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसे ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के कार्यान्वयन पर संसद को प्रतिबंध आरोपित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 33 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। 27 में लिखा है कि संविधान ने संसद को कुछ विशेष मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 35 में इसके बारे में जिक्र है, याद रखिए ये सब चीज़। उसके बाद है मार्शल लॉ से संबंधित मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो वो अनुच्छेद 34 में इसके बारे में मेंशन है। और 29 में बोला गया है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भाग 12 के तहत किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो ये अनुच्छेद 300A में इसके बारे में जिक्र है। तो संपत्ति का अधिकार भाग 12 में है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है 30 और ये अंतिम क्वेश्चन होगा आज के। तो वह है किस मामले में सुप्रीम कोर्ट मूल संरचना की अवधारणा दी। तो एक केशव नाथ भारतीय मामला था जो 1973 में आया था। तो इसके बारे में जो है सो बहुत बड़े विवाद हुए थे, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो केशवनाथ भारती के बारे में ज़रूर आप जानें, अगर नहीं पता है तो एक बार उसके बारे में पढ़ें। तो उसी के कारण जो है सो कुछ संशोधन भी हुआ हमारे संविधान में। तो उसमें जो है सो कोर्ट का कहना था कि सब कुछ जो है सो संसद सब चीज़ में संशोधन नहीं कर सकता है। कुछ मूल संरचना है जो संविधान को बनाया गया था शुरुआत में, तो उस ऐसा कोई संशोधन ना हो जाए कि उसका मूल संरचना ही बदल जाए, तो ऐसा संविधान संशोधन कोई नहीं कर सकता है, उसका हम निगरानी करेंगे। तो ऐसा तब हुआ था जब केशवनाथ भारती मामला आया था। बहुत ही फेमस केस है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपया लाइक बटन को अगर नहीं दबाए हैं तो दबा दें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही मैं अच्छे वीडियोस में आप लोगों के लिए लाऊंगा। और देखिए 30 तो ये नाम का हुआ, वैसे हम अगर आप देखें तो करीब करीब हम 100 क्वेश्चन के से ऊपर का क्वेश्चन मैंने बताए होंगे। तो ध्यान से सुनने की बात है, आपका रिवीजन बहुत अच्छा से हो जाएगा इससे। तो आज का वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, बाय, टेक केयर, ओके।